नमस्कार दोस्तों, मैं तब करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी हम बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे वो हमारा प्रीलिम्स हो या मेंस हो, तो हमारे लिए बिहार स्पेशल के कंटेंट को थोड़ा ढूंढना एक टेढ़ी खीर हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगलियों को टेढ़ी करनी पड़ती है। तो वैसा ही कुछ मैं आप सबके समक्ष बिहार स्पेशल के स्पेसिफिक कंटेंट को लेकर के रेगुलर आता हूं। तो आप सब लोग मेरे वीडियोस को जरूर देखा करें, वीडियो सेक्शन में रहता है। इससे पहले मैंने क्विट इंडिया मूवमेंट का बिहार पे क्या प्रभाव पड़ा था उससे रिलेटेड वीडियो बनाया था, और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रभाव बिहार पे किस प्रकार से पड़ा। इसके ऊपर हम लोग हमारे इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो सारे के सारे लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और थोड़ा आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ क्लास के लिंक को कॉपी करके जितने भी आपके दोस्त, महीम, सखी, सहेली और जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें क्लास को जरूर से जरूर पहुंचा दें। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वह है बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रभाव। तो सबसे पहले हम लोग इसके बैकग्राउंड के ऊपर चर्चा करते हैं कि आखिर क्या था बिहार में असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के बैकग्राउंड के ऊपर चर्चा करने से पहले आपको गांधी जी के बारे में दो तीन पहलुओं को जानना होगा। हार्डली इट विल टेक 30 सेकेंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस भारत आए थे। साउथ अफ्रीका से वो कहाँ आए थे? तो वापस भारत आए थे। और फिर उसके बाद इनके पॉलिटिकल गुरुजी थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन गोपाल कृष्ण गोखले के सजेशन पे इन्होंने भारत भ्रमण को चुना, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है, आप सब भी बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं और इस एग्जाम से पहले आप सब लोग को कहा जाता है कि सिलेबस को अच्छे से एनालाइज कीजिए। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने भी सबसे पहले भारत में आज़ादी का आंदोलन शुरू करने से पहले भारत को जानना जरूरी था। इसी क्रम में गांधी जी की मुलाकात 1916 में लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल से होती है। ठीक है, राजकुमार शुक्ल कौन है? चंपारण सत्याग्रह, चंपारण के एक नेता जो चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को इनवाइट करते हैं। इसके ऊपर हम चंपारण वाला वीडियो बनाएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। देन उसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में गांधी जी चले जाते हैं 17 में चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बाद 1918 में ही गांधी जी खेड़ा, जो कि गुजरात में एक जगह है, वहां पे खेड़ा किसान सत्याग्रह, जो कि भारत का पहला असहयोग आंदोलन के रूप में हमें नजर आता है रीजनल लेवल पे। लेकिन इन तीन बैक टू बैक रीजनल जो इंसिडेंट गांधी जी के थे, इसके बाद अंग्रेज सरकार को लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ सरबर चल रहा है। इसी बीच इधर बैकग्राउंड में आप सबको पता है कि 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिसके कारण महंगाई अपने चरम सीमा पे पहुंच चुकी थी। लोगों का जीना दुश्वार हो गया था, खाना पीना, तमाम तरह की जो बुनियादी चीजें होती हैं, इन बुनियादी चीजों से लोग रूबरू नहीं हो पा रहे थे। इसी कारण बस 1914-18 के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि भाई इधर से अगर विरोध हो रहा है, इस विरोध को नहीं रोका जाए, तो अंग्रेजों ने इसी को रोकने के लिए रॉलेक्ट एक्ट लाया। ये रॉलेक्ट एक्ट क्या था? तो इसको हम लोग काला कानून भी कहते हैं। इसके तहत किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को गिरफ्तारी हो जाती थी बिना वकील, बिना दलील और बिना किसी, मतलब कहा जाता है कि जैसे आपको अगर गिरफ्तारी होती है तो आपको वकील दिया जाता है, आपको अपील करने का मौका दिया जाता है, आपको दलील करने का मौका दिया जाता है, लेकिन इसको कहा ही जाता है बिना दलील, बिना वकील और बिना वकील। तो इसको कहा ही जाता है कि दलील, वकील, इन सब के बिना आपको गिरफ्तारी हो जाएगी। और इसी कारण बस हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने इसके विरोध में शुरू किया रॉलेक्ट सत्याग्रह। गांधी जी ने इसके विरोध में क्या शुरू किया? तो रॉलेक्ट सत्याग्रह। और इसी रॉलेक्ट सत्याग्रह के बाद भीड़ उग्र हो गई, जिस कारण से अंग्रेजों ने फिर मार्शल लॉ लगाया। मार्शल लॉ इज काइंड ऑफ ए कर्फ्यू, जैसा आप लोगों ने देखा होगा कोरोना के समय में। और उसी कारण बस एक घटना होती है 13 अप्रैल 1919 को, जिसको हम कहते हैं जालियांवाला बाग मैस्करेड। और इसी जालियांवाला बाग मैस्करेड के बाद जो है रॉलेक्ट सत्याग्रह को गांधी जी ने वापस लिया, और गांधी ने सोचा कुछ अलग करने की जरूरत है। इसी बीच 1914-18 में जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, दो तीन कहानी चल रही है, इस दो तीन कहानी को आप कनेक्ट कीजिएगा तो आप चीजों को समझ जाइएगा। 1914-18 में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, एट दैट टाइम हम कह सकते हैं कि खासकर जो मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम आबादी को अंग्रेजों ने बोला कि आप आओ हमारा सपोर्ट करो, और इसके बदले मुस्लिम ने बोला कि भाई आप जो है खलीफा के पोस्ट को, खलीफा जो कि ओटोमन एम्पायर पे रहते हैं, जो कि इस्लाम के धर्मगुरु थे, उसके पोस्ट को नहीं हटाइएगा।
लेकिन अंग्रेज तो ठहरे अंग्रेज, हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। अंग्रेजों ने इस वादे से मुकर गए और इसके बाद मुसलमान भी नाराज थे और गांधी जी ने सोचा कि यही सही मौका है कि अंग्रेजों की सबसे बड़ी चाल जो डिवाइड एंड रूल यानी कि फूट डालो राज करो की नीति को काउंटर करने के लिए यूनाइट यानी कि हिंदू मुस्लिम की एकता अगर हो जाए तो मजा ही आ जाए। और इसी के फलस्वरूप असहयोग आंदोलन को लॉन्च किया गया। हालांकि असहयोग आंदोलन एक राष्ट्रवादी आंदोलन था और खिलाफत आंदोलन एक हम कह सकते हैं धार्मिक आंदोलन था। इसके बावजूद भी गांधी जी ने इस अपॉर्चुनिटी को पहचाना कि भाई ये सही मौका है हिंदू मुस्लिम एकता का, और जिसके फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि फरवरी 1920 में हिंदू मुस्लिम के सबसे पहले वाइसरॉय के साथ मिलने गए खिलाफत मुद्दे पे। वहां पे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं मिला, कुछ भी ऐसा हम कह सकते हैं अंग्रेजों की तरफ से नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला। तो 1919 की घटना इधर हो जाती है, इधर गांधी जी मतलब समझिए कि काफी ज्यादा उग्र भी चल रहे थे, पूरा देश समझिए कि काफी ज्यादा इस जालियांवाला बाग मैस्करेड से आहत था। और इसी के फलस्वरूप होता है कि 18-19 अगस्त को, ध्यान रखना है, पहले मैं आपको बताता हूं कि भारत में कब हुआ। तो भारत में ये होता है 20 सितंबर भारत में होता है सितंबर 1920 को। सितंबर 1920 का कलकत्ता में एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है। इस स्पेशल सेशन को हम लोग कहते हैं कि भाई जो कलकत्ता का स्पेशल सेशन था, इस स्पेशल सेशन को अपन लोग कह सकते हैं कि एक स्पेशल सेशन था जिसमें लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे। और लाला लाजपत राय के अध्यक्ष में यह बोला गया कि हम असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन को एक साथ लॉन्च करेंगे। लेकिन हमारा बिहार इससे कई आगे था। मतलब समझ सकते हैं आप इस चीज को कि जहां हम देख रहे हैं कि देश भर में सितंबर 1920 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन को एक साथ लॉन्च करने की बात की गई, वहीं हम बात करते हैं हमारे भारत में यह 18 मतलब हमारे बिहार में यह 18 से 19 अगस्त 1920 को ही कहा गया, जहां पे हम कह सकते हैं कि 12th सेशन था बिहार प्रोविजनल कांग्रेस का, यानी कि बिहार के प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन का 12वां अधिवेशन जो बिहार के भागलपुर जिले में चल रहा था 18-19 अगस्त को, जिसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। वहीं पे इस प्रस्ताव को पारित किया गया बाबू धरणीधर प्रसाद के द्वारा और अनुमोदन किया गया शाह मोहम्मद जुबैर जो कि मुंगेर से थे, गुलाम इमाम जो कि पटना से थे, बाबू गोरख प्रसाद जो कि मोतिहारी से, इन तीनों के द्वारा अनुमोदन किया गया और भारी बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हुआ कि हम असहयोग आंदोलन को चलाएंगे। तो समझ सकते हैं कि हमारा बिहार कितना आगे था। पूरे भारतवर्ष में बिहार और गुजरात दो ऐसे प्रांत थे, इकलौते ऐसे प्रांत या दो ऐसे प्रांत जिन्होंने भारत में असहयोग आंदोलन लॉन्च होने से पहले ही अपने राज्यों में असहयोग आंदोलन को लॉन्च कर दिया था। साथ ही साथ इधर हम भारत में हमने देखा कि सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय, दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का जो जनरल सेशन होता है, सामान्य सेशन जो हर साल दिसंबर में होता है, उसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पूर्ण स्वीकृति मिल गई थी। हालांकि कांग्रेस में इसका विरोध भी होता है क्योंकि असहयोग आंदोलन एक राष्ट्रवादी आंदोलन था और खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था, और धार्मिक और राष्ट्रीय आंदोलन को एक साथ जोड़ना बहुत लोगों को नगारा भी लगता है। इसी कारण एनी बेसेंट ने कांग्रेस छोड़ दिया, मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दिया और बहुत सारे अन्य कांग्रेस लीडर्स ने छोड़ दिया। लेकिन उसके बावजूद भी गांधी जी का यह डिसीजन सही साबित होता है। हिंदू मुस्लिम एकता हमें नजर आती है, बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स का कांग्रेस के प्रति रुझान होता है। इसी बीच में कुछ जो चीजें यहां पे हुई थी, सबसे पहली चीज में कहा गया कि हम इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। और हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जाने तो राजेंद्र प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, गोरख प्रसाद, इसके अलावा मजरुल हक, मोहम्मद सैफी, इन सब ने क्या किया तो अपनी उम्मीदवारी से वापस ले लिया कि भैया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। असहयोग आंदोलन का मेन क्रक्स यही था बच्चा कि हम अगर अंग्रेजों का सहयोग ना करें, जैसे अंग्रेज मुट्ठी भर थे और हमारे पूरे भारत पे वो कब्जा कर रखे थे, पूरे भारत को चला रहे थे, तो अगर हम अंग्रेजों का सहयोग ना करें तो अंग्रेज स्वतः हमें छोड़कर चले जाएंगे। यही था मेन क्रक्स और यहीं पे हम देख सकते हैं कि उम्मीदवारी से नाम वापस ले लिया और अंग्रेज के बने हुए सारे सिस्टम का हम विरोध करेंगे, उनके सिस्टम पे हम नहीं जाएंगे। साथ ही साथ अंग्रेजों के बने हुए जो सिस्टम है, जैसे जुडिशरी सिस्टम है, तो हमारे बहुत सारे वकील ने अपनी वकालत छोड़ दी, जिसमें से सबसे प्रमुख श्री कृष्ण सिंह, दीप नारायण सिंह, अनुरंग नारायण सिंह, मथुरा प्रसाद, ब्रजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, ये सब प्रमुख नेता थे जिन्होंने वकालत छोड़ दी। साथ ही साथ छपरा के दंड अधिकारी जिनका नाम था महेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद के भाई जाने जाते हैं, इन्होंने रिजाइन भी दिया। पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर, बिहार नेशनल कॉलेज के अब्दुल बारी, मोहम्मद सैफी, इन सब ने अपना कॉलेज तक छोड़ दिया। अब जब हम हमारे उनके सिस्टम को नहीं कर रहे हैं, उनके एजुकेशन सिस्टम को नहीं अब फॉलो कर रहे हैं, उनके जुडिशरी सिस्टम को नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो हमें अपना पैरेलल गवर्नमेंट भी बनाना होगा, हमें अपना पैरेलल सिस्टम भी बनाना होगा। तो इसी के फलस्वरूप जो है दिसंबर 1920 में गांधी जी बिहार यात्रा पे आते हैं
और उसी बीच नेशनल स्कूल कॉलेज को खोला गया और 5 जनवरी 1921 को बिहार नेशनल स्कूल की पटना में स्थापना होती है। हालांकि इसका इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन 6 फरवरी 1920 को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ का गांधी जी ने इनॉग्रेट किया। साथ ही साथ राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। बिहार विद्यापीठ के कुलपति मजरुल हक और उपकुलपति या फिर वाइस चांसलर हम कह सकते हैं ब्रजकिशोर प्रसाद बनते हैं। साथ ही साथ बिहार में अगर हम लोग और घटने की बात करते हैं तो 1 अगस्त 1920 में अब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद बिहार मतलब पूरे भारतवर्ष में तिलक स्वराज कोष फंड की स्थापना की गई। तिलक स्वराज फंड की स्थापना जिसके बिहार के संयोजक बनाए गए थे श्री कृष्ण सिंह। इस पॉइंट को याद रखिएगा, मेंस में इसमें से कुछ भी पॉइंट लिख दीजिएगा, मजा आ जाएगा और प्रीलिम्स में तो खास के लिए इंपॉर्टेंट है ही। 30 सितंबर 1921 को मजरुल हक जो कि सदाकत आश्रम की स्थापना करते हैं, आप लोग के लिए होमवर्क है इस वीडियो के अंत में या वीडियो को अभी पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए सदाकत आश्रम मजरुल हक स्थापना करते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन इसके लिए मजरुल हक को जमीन किसने प्रदान की, कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिख के बताएंगे। और साथ ही साथ इन्होंने मदरलैंड अखबार, मदरलैंड मैगजीन, मदरलैंड पत्रिका भी निकाली। मदरलैंड पत्रिका की खास बात थी कि हिंदू मुस्लिम एकता और गांधीवादी विचारों से प्रेरित थी, इस चीज को ध्यान रखना है। 16 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी होती है इसी सदाकत आश्रम में और इस सदाकत आश्रम इतना महत्वपूर्ण है कि राजेंद्र प्रसाद रिटायरमेंट के बाद यहीं अपना वक्त गुजारते हैं। इनफैक्ट जयप्रकाश नारायण जब संपूर्ण क्रांति करते हैं तो यहीं से शुरुआत करते हैं, बिहार क्रांति जो कि आगे आके संपूर्ण क्रांति के नाम से जानी जाती है। इधर गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अली, जमन लाल बजाज, जितने भी उस समय के कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, उन लोगों ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक इसी सदाकत आश्रम से की जिसमें 11 प्रस्ताव पारित किए गए, लेकिन जिसमें सबसे प्रमुख था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, बॉयकॉट फॉरेन क्लॉथ्स। इसी बीच 1921 में हिंसा हो जाती है। आप सबको पता है कि 1921 में मतलब कि हिंसात्मक रूप ले लेता है, ये आंदोलन एकदम जबरदस्त अपने प्रारूप पे चला जाता है। 27 नवंबर को इसी हिंसात्मक रूप से और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 27 नवंबर 1921 में बिहार में बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की गई। बिहार कौमी सेवक दल की क्या थी, मतलब हम जिसको कह सकते हैं कि बिहार कौमी सेवक दल का क्या था क्रक्स, तो ये शांति व्यवस्था पूरे बिहार में बहाल करना। इसी बीच में प्रिंस ऑफ वेल्स को, वेल्स आपको बताते चले कि भाई जैसे यूके क्या एक कंट्री है, जैसे इंग्लैंड एक देश है। इंग्लैंड में अगर आप मिला दीजिएगा वेल्स और स्कॉटलैंड को तो वो बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन। अब इसी इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड मिला दी तो बन जाएगा यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो उसी वेल्स के प्रिंस आते जिसका 22 दिसंबर 1921 को करारा विरोध होता है, काले झंडे इनको दिखाए जाते हैं और इनका जबरदस्त विरोध होता है। लेकिन इन सब के बावजूद 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हो जाती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, वहां पे भीड़ उग्र हो जाती है और भीड़ को जो पुलिसकर्मी है, अंग्रेज अधिकारी है, वो आपके उग्र कर देते हैं, उनको ताना तंज कस देते हैं, उनके साथ मारा पीटी, जिसके कारण भीड़ उग्र हो जाती है और वो भीड़ जो है थाने सहित 22 पुलिस अधिकारियों को जला देती है, जिसके बाद हिंसात्मक हो जाता है और इसी के फलस्वरूप गांधी जी तक पहुंचने में ये बात 1 हफ्ते का लगभग वक्त लगता है और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा समाप्त कर दिया जाता है और इससे पूरा देश स्तब्ध हो गया। पूरा देश को लगा कि यार ये चौरी चौरा की सजा पूरे देश को गांधी जी क्यों दे रहे हैं, इसका बहुत विरोध भी होता है, जिसके ऊपर हम फिर कभी चर्चा करेंगे कि आखिर इसके बाद होता क्या है, किस प्रकार से चीजें घटित होती है। फिलहाल के लिए आप लोग को अगर इस क्लास की PDF चाहिए तो दिस इज अ टेलीग्राम ग्रुप, आप इसका स्कैन कर सकते हैं, फोटो खींच करके इसको स्कैन कीजिए, स्कैन करके इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसी टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम कह सकते हैं कि आप हमारे मेंस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो BPSC उन्नति मेंस प्रोग्राम बैच 3 है, आप कुंभ कोड का इस्तेमाल करके 4499 रुपए में इस बैच से जुड़ सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है और मैं उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जानने सीखने बुझने को आपको इस सेशन से मिला हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।